मौली सोच रही थी कि आखिर गलती किसकी है। क्या मेरी, जिसने आंख मूंद कर पूरे दिल से एक अजनबी पर पूर्ण विश्वास कर उससे दिल की गहराइयों से प्रेम किया, या फिर उस धोखेबाज समीर की, जिसने उसकी मासूमियत और भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जिसके लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ एक स्वार्थपूर्ण खेल ही था। पर उस समय तो उसे यही समीर अपने सुख दुख का सच्चा साथी और प्राण प्यारा महबूब था, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से टकराने को तैयार थी। मौली 3 साल पहले का समय याद करने लगी, जब वो MBA करके निकली थी और किसी अच्छी जॉब की तलाश में थी। अपना रिज्यूमे उसने 4-5 अच्छी कंपनियों में भेज रखा था और वहाँ से कॉल आने पर इंटरव्यू देने जाती रहती थी, पर बात नहीं जम रही थी। कहीं फ्रेशर है कहकर सैलरी कम ऑफर करते थे, तो कहीं काम उसके मुताबिक नहीं मिलता था। धीरे धीरे वो हताश के अंधेरे में गिरती जा रही थी। तभी इस अंधेरे में उम्मीद की किरण निकल आया समीर। एक दिन वो घर पर उदास बैठी थी, तभी कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। उधर से आवाज़ आई, क्या आप मिस मौली बोल रही हैं? जी हाँ कहिए, मैं ही मौली हूँ, मौली ने उत्तर दिया। उधर से आवाज़ आई, मैं JK टेक्सटाइल्स का HR समीर बोल रहा हूँ। आपने यहाँ मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? हाँ हाँ, खुशी से बोल पड़ी मौली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आना किसी चमत्कार जैसा ही था, उसके जैसी फ्रेशर के लिए। समीर ने बताया कि कल सवेरे 11 बजे आपका इंटरव्यू है, प्लीज़ कम टू द ऑफिस टुमारो इन एक्सेप्ट टाइम। मौली देर रात तक इंटरव्यू की तैयारी करती रही। उसने JK टेक्सटाइल्स के बारे में पूरी रिसर्च कर ली। वो किसी भी हालत में इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। सवेरे वो समय पर JK टेक्सटाइल के ऑफिस पहुंच गई और वहां रिसेप्शन पर बैठी युवती को अपना नाम नोट करा दिया। फिर बाकी कैंडिडेट्स के साथ कतार में बैठ गई। इतने लोगों को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसका नंबर शायद ही लगे। बैठे बैठे उसने सारे देवी देवता मना डाली। तभी उसका नाम पुकारा गया, मिस मौली शर्मा। यस कहकर वो हड़बड़ाकर उठी और अंदर कैबिन में गई। मैं आई कम इन सर? उसने पूछा। यस कम इन, अंदर बैठी टीम ने कहा, जिसमें समीर के साथ दो और लोग थे। उसने सभी प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया और साथ ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझाई। सभी इंटरव्यूअर उसके जवाब से संतुष्ट दिख रहे थे। उन्होंने कहा, ओके मिस मौली, अभी आप जा सकती हैं। आपको बाद में सूचित किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हुआ है या नहीं। यू कैन गो नाउ। ओके थैंक्स सर, कहकर मौली घर आ गई। 2 दिन बड़ी बेचैनी से कटे। फिर ऑफिस से फ़ोन आया समीर का कि वो सिलेक्ट हो गई है इस जॉब के लिए और कल ही आकर ज्वाइन कर ली। ये सुनते ही मौली तो जैसे खुशी से पागल हो गई। उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था, यहाँ उसे अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर मिलने वाला था। रात भर वो अपने सुनहरे सपनों में खोई रही और सवेरे जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुँच गई। रिपोर्टिंग के बाद उसका सामना समीर से हुआ, जो एक आकर्षक व्यक्तित्व का 32-34 साल का युवक था। सबसे बड़े अच्छे से मौली को उसका जॉब प्रोफाइल समझाया, ऑफिस के रूल रेगुलेशन समझाए। मौली उससे बड़ी प्रभावित हो गई। पहली मुलाकात में ही मौली अपना काम पूरी लगन व मेहनत से करने लगी। उसके बॉस भी टाइम पर हर काम पूरा होने से खुश थे। एक दिन शाम को छुट्टी के समय जब मौली अपना बैग लेकर जा रही थी, तो समीर आया और उसने कहा कि सभी बॉस आपके काम से संतुष्ट हैं। वेल डन मिस मौली। मौली ने कहा, थैंक यू सर। ओके फाइन, पर प्लीज़ मुझे सर ना कहें, ओनली समीर। पर सर, मौली ने झिझकते हुए कहा। फिर सर, समीर ने कहा और पूछा कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम साथ में 1 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। मौली थोड़ी सोच में पड़ गई। उसे देख समीर ने कहा, यदि कोई दिक्कत है तो रहने देते हैं, इट्स ओके। तो मौली ने कहा कि नहीं सर, कोई बात नहीं है। ओके तो चलते हैं फिर, समीर ने कहा। दोनों एक कैफ़े में आकर बैठ गए और समीर ने 2 कैपेचिनो और बटर टोस्ट का ऑर्डर दिया।
फिर मौली ने उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगा। मौली ने बताया कि जब वो 12th में थी तभी उसके पापा का निधन हो गया था। उसकी मम्मी ने बड़ी कठिनाइयों से उसे आगे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। अभी मम्मी रतलाम में ही अपने भाई भाभी के साथ रह रही हैं। अब जब मेरी जॉब लग गई है तो उन्हें भी अपने पास यहीं इंदौर में बुला लूँगी। आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। समीर ने कहा कि मेरे बारे में कुछ खास तो नहीं है, बस अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा अशोक सिंघानिया एक बिजनेसमैन हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊँ, पर मुझे ये काम चैलेंजिंग लगा, इसीलिए मैंने ये जॉब ली। फिर धीरे धीरे समीर और मौली की मुलाकातें बढ़ती गई और मौली उसे एक दोस्त और हमदर्द से बढ़कर मानने लगी। मन ही मन उसे प्यार करने लगी, पर इजहार करने से डरती थी कि इतने बड़े घर का इकलौता बेटा, फिर खुद भी इतने बड़े पोस्ट पर, वो उस जैसी साधारण परिस्थिति की लड़की को अपने लायक कहाँ समझेगा। एक दिन समीर उसे अपने गेस्ट रूम में ले गया, जहाँ एक फूलों से सजी टेबल पर खाने पीने की चीज़ों के बीच एक खूबसूरत मखमली बॉक्स रखा हुआ था। मौली ये सब देख कर खुश भी हुई और उसे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसने कहा, ये सब क्या है? समीर ने उसे प्यार से कुर्सी पर बैठाते हुए कहा कि मेरी फूलों से नाजुक महबूबा के लिए एक प्यारा प्यार भरा गिफ्ट, और उसकी उंगली में एक कीमती अंगूठी पहनाते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। मौली को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में समीर उससे शादी करना चाहता है। क्या सच में वो इतनी खुशकिस्मत है कि उसकी मनचाही मुराद पूरी हो रही है। खुशी से उसकी आंखें नम हो गई और वो समीर की बाहों में समा गई। दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट गई। अब तो मौली जैसे सातवें आसमां पर थी। रोज ही दोनों जैसे ही ऑफिस से निकलते, कभी होटल, कभी पार्क, तो कभी समीर के गेस्ट हाउस में पहुंच जाती। वो इस कदर अपनी इस दुनिया में खो गई कि उसे अपनी माँ को अपने घर लाने का ध्यान भी नहीं रहा। वो तो जब एक दिन उसके मामा जी का फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हें बहुत याद भी कर रही हैं, उसे ले जाकर इंदौर के बड़े हॉस्पिटल में दिखा दो, तब कहीं जाकर उसे होश आया। पर घबरा भी गई कि यदि अभी माँ को ले गई तो उनसे रोज़ क्या बहाना करेगी समीर से मिलने के लिए। इसीलिए उसने मामा जी से कहा, ठीक है मामा जी, मैं मम्मी को लेने आऊँगी, पर अगले महीने। अभी ऑफिस में बहुत काम रहता है, रात को देर भी हो जाती है, तो मम्मी अकेले में घबरा जाएंगी। बस कुछ दिन और, फिर मैं ले आऊँगी उन्हें यहाँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मामा जी ने कहा। मौली ने थोड़ी राहत की सांस ली कि अभी के लिए तो मामला टल गया, पर अब समीर को कहना होगा कि वो जल्दी से जल्दी शादी की बात अपने माता पिता से करे, ताकि मम्मी के यहाँ आने के पहले उन्हें इस रिश्ते के बारे में बता सकूं। दूसरे दिन उसने समीर से इस सिलसिले में बात की तो वो पहले तो चौंक गया, फिर कहा, ओके रिलैक्स डियर, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं कहता हूँ ना बात अपने पापा से। मौली ने कहा, चिंता की बात तो है ही ना, सब हमें इतने दिनों से मिलते जुलते देख रहे हैं, ऑफिस में भी लोग हमें देखकर बातें बनाने लगे हैं, तो इन सब को जवाब देने के लिए जल्दी ही शादी की मुहर लगाना ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद मौली ने नोटिस किया कि समीर अब उससे कुछ कटा कटा सा रहने लगा है। ऑफिस में काम का बहाना बनाकर अपने कैबिन में रहता और छुट्टी लेते ही नज़र बचा कर निकल जाता। आखिर एक दिन छुट्टी के समय मौली ने घेर ही लिया समीर को और बोली, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से मैंने शादी की बात छेड़ी है, जनाब के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। मिलना तो दूर, बात तक करना गंवारा नहीं मुझसे, जान सकती हूँ ऐसा क्यों? कोई चारा ना देख समीर ने सीधे बोल दिया कि जानना चाहती हूँ ना कि मैं अब तुमसे क्यों नहीं मिलता? तो कान खोल कर सुन लो, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की कभी मेरी पत्नी नहीं बन सकती, ना ही मेरे मम्मी पापा तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। अपना स्टैंडर्ड देखा है, कहाँ तुम और कहाँ मैं, कोई मेल ही नहीं हमारे बीच। मौली तो जैसे आसमान से गिरी। उसने समीर का गिरीबान पकड़कर पूछा, यदि ऐसा था तो वो सब क्या था जो 8 महीने से हमारे बीच चल रहा था? समीर ने कहा कि वो सिर्फ एक समझौता था हम दोनों के बीच,
मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी तुम्हारे साथ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। हाँ हाँ, ठीक है कि मेरी भी मर्जी थी, पर वो इसीलिए कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और विश्वास किया था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। मौली ने टूटे स्वर में कहा। समीर ने कहा कि तुमने क्या समझा था? क्या नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, रोते हुए मौली बोली। तुमने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों की जाल में फंसाया, शादी का झूठा वादा भी किया, और अब जब मुझसे मन भर गया तो मुँह फेर रहे हो। मैंने तो दिल की गहराइयों से तुम्हें प्यार किया था, पर मैं ये नहीं जानती थी ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है। यही सब सोचती मौली ठगी सी खड़ी रह गई। उसी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था, वो भी कितनी महंगी कीमत चुका कर। समीर से मिले धोखे के बाद बहुत दिनों तक मौली डिप्रेशन में रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस जिस समीर को उसने हमदर्द हमराह समझा, वो इस कदर झूठा, स्वार्थी और धोखेबाज निकलेगा। उसकी मम्मी को मामा जी ने मौली के पास इंदौर में ही पहुंचा दिया था। अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मौली ने अपनी मम्मी का चेकअप करवाया तो कोई गंभीर बीमारी नहीं निकली। असल में उनका अकेलापन ही उनकी बीमारी थी। अपने पति के चले जाने के बाद अपनी प्यारी बेटी से दूर रहना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जब वो अपनी बेटी यानी मौली के पास आ गई तो उनकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई, और जो कमजोरी थी वो भी मौली की सेवा साथ और अच्छे खान पान से धीरे धीरे दूर हो गई। उन्होंने देखा कि मौली खोई खोई सी रहती है, भले ही उसके सामने रहने पर हंसती बोलती भी है, पर उस हंसी के पीछे का दर्द उन्हें साफ दिखाई देता था। अक्सर वो कोने में चुपचाप बैठी रहती, पूछने पर बहाना बना देती। उसे अपनी मम्मी को देखकर भी एक अपराध बोध घेर लेता कि मेरी लापरवाही के कारण ही मेरी मम्मी की ये हालत हुई है। यदि मैं पहले ही उनको अपने पास ले आती तो वो आज इस हाल में नहीं पहुंचती। पर वो तो उस समय अपनी झूठी दुनिया में मगन थी ना। यही सब सोच सोच कर वो और भी डिप्रेस हो जाती। ऑफिस जाना भी उसने बंद कर दिया था। मम्मी के पूछने पर कह दिया कि आपके चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ली है। पर माँ तो माँ होती है। उन्होंने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि उसके दिल का गुबार बाहर निकालना ज़रूरी है, तभी इसका मन और दिमाग हल्का होगा। यही सोचकर एक दिन मौली उदास सी खिड़की के बाहर देखती देखती बैठी थी तो वो उनके पास पहुंची और कहा, मौली बेटा, देखो देखो तो तुम्हारे बाल कितने रूखे हो रहे हैं। लाओ मैं सिर पर तेल डाल देती हूँ। मौली ने चुपचाप उनकी गोद में अपना सर रखा, उसके बालों में तेल लगाती और हल्की सी मालिश करती हुई मम्मी की उंगलियां मानो मौली के सब दुख दर्द हर ले रही थी। वो आंखें बंद की जैसे फिर से छोटी बच्ची बन गई थी, जब दूसरे बच्चों द्वारा सताए जाने पर ऐसे ही घर आकर मम्मी की गोद में मुँह छुपा लेती थी। तभी मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारा जो भी दर्द है आज कह डालो। दिल में कुछ भी मत रखो, नहीं तो चुप रहने से यही दर्द नासूर बन जाएगा। मौली ने चौंक कर सिर उठाया और अटकते हुए बोली, क्या कह रही हो मम्मी? कैसा दर्द? कौन सा दुख? वही दुख जिसने मेरी चुलबुली बिटिया को इतना खामोश कर दिया है। मैं माँ हूँ क्या अपनी बेटी की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ न सकूँगी? मम्मी ने कहा। सुनते ही मौली फपक पड़ी। मम्मी ने उसे पहले जी भर कर रोने दिया और प्यार से उसका माथा और पीठ सहलाती रही। जब मौली के दिल का गुबार आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बह गया तब उसे अपना मन दिमाग कुछ हल्का लगने लगा। माँ ने उसे पानी पिलाया। फिर मौली ने जो बोलना शुरू किया तो समीर से मिलने से लेकर उससे मिली धोखे की पूरी कहानी सुना डाली। सब सुनकर मम्मी भी स्तब्ध रह गई। फिर हिम्मत जुटाकर बोली कि कोई बात नहीं बेटा, इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। जो हुआ उसे भूल जाओ। अपने जीवन की किताब का एक ख़राब पन्ना समझकर फाड़ कर फेंक दो, पर कोई एक ख़राब पन्ने के लिए पूरी किताब तो नहीं फेंक देता ना। अभी तो पूरा जीवन तुम्हारे आगे है। अभी से हिम्मत हारोगी तो कैसे जियोगी? मुझे देखो, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे भी अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था, पर तुम्हें देखकर मुझ में हिम्मत आई कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है।
उसे इस काबिल बनाना है कि वो किसी की मोहताज ना रहे। बस इसी जुनून ने मुझे आगे जीने और काम करने की प्रेरणा दी। तो क्या तुम किसी धोखेबाज के लिए अपनी माँ की सारी तपस्या व्यर्थ कर दोगी, ऐसे ही घुट घुट कर, या फिर अपने जीवन के नए लक्ष्य बनाकर पूरे जोश से अपने काम में जुट जाओगी और एक अच्छा मुकाम हासिल करके उस दुष्ट को जवाब दोगी, साथ ही बाकी लड़कियों के लिए भी उदाहरण बनोगी और मेरी तपस्या को सफल करोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर मम्मी चुप हो गई। मौली आश्चर्य से अपनी माँ का चेहरा देख रही थी कि जिन्हें वो कम पढ़ी लिखी समझती थी, आज उनकी समझदारी के आगे उसकी एमबीए की डिग्री भी फेल है। सच में इस नज़रिए से तो उसने सोचा ही नहीं था कभी। बस अपने दुख को लेकर बिसूरती बैठी रहती थी। तभी तो लोग कहते हैं कि माँ भगवान का ही दूसरा रूप होती है, जो बिना कहे हमारा दर्द समझ लेती है और उसे दूर करने का उपाय भी बता देती है। उसने अपनी मम्मी के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, थैंक यू मम्मी, मुझे इतने अच्छे से समझने और समझाने के लिए। अब आप निश्चिंत हो जाओ। अब मुझे एक भी दिन आप रोते या उदास नहीं पाओगी। मैं पूरे जोश के साथ अपना एक मुकाम हासिल करने में जुट जाऊंगी और वो नाम बनाकर दिखाऊंगी जिस पर आपको गर्व होगा। मौली ने पूरे जोश से अपनी खोई हिम्मत को समेटा और एक नए संकल्प के साथ उठ खड़ी हुई। पहले उसका ध्येय अपने जॉब से सिर्फ पैसे कमाना और अपनी रोजी रोटी चलाना था, पर अब उसका लक्ष्य था अपनी योग्यता से अपनी एक पहचान बनाना और नाम कमाना, ताकि उसकी मम्मी को उस पर गर्व हो और वो स्वयं भी समाज में सर उठा के प्रतिष्ठा के साथ जी सके। पहले तो उसने सोचा कि वो उस ऑफिस में रिजाइन कर दे, क्योंकि वो उस धोखेबाज समीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। पर फिर उसने सोचा कि वो क्यों किसी के खातिर अपनी जॉब छोड़े और क्यों किसी का सामना करने से डरे। उसने कोई गलती थोड़ी की है, डरे वो जिसने उसके साथ गलत किया है। इसीलिए उसने उसी ऑफिस में जाने का निर्णय लिया। पूरे आत्मविश्वास से वो अपने ऑफिस पहुंची और अपना काम संभाल लिया। उस समय समीर कहीं बाहर गया था। लंच टाइम के समय जैसे ही वो ऑफिस में आया तो मौली पर उसकी नज़र पड़ी और वो थोड़ा सकपका गया। इतने दिन बाद उसे अचानक देखकर उसने तो मान लिया था कि अब वो क्या मुंह लेके आएगी ऑफिस, पर आज जब उसे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते देखा तो आश्चर्य भी हुआ। मौली ने भी उसे आते देख लिया था, पर वो चुपचाप अपना काम करती रही, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। दिल तो ज़रूर धड़का उसका। एक बार फिर उसने अपने आप पर लेकिन काबू पा लिया। उसके बॉस तो पहले ही मौली के काम से संतुष्ट रहते ही थे। अब तो उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में ही झोंक दिया था। मार्केटिंग के लिए नए नए आइडिया लाना, उनकी स्ट्रेटजी समझाना, डीलर्स के सामने प्रेजेंटेशन देना, मार्केट में घूम घूम कर नई लोकेशन तलाशना, होर्डिंग वगैरह के लिए, यानी हर एक काम जो ब्रांडिंग से जुड़ा हो। उसकी इस लगन और मेहनत से खुश होकर मौली के बॉस ने उसे ब्रांडिंग हेड बना दिया। घर आकर मौली ने माँ के गले लग के एक खुशखबरी सुनाई तो वो भी बहुत खुश हो गई। अब तो उनकी सेहत भी अच्छी सुधर गई थी। मौली ने कहा, चलो मम्मी, आज इसी खुशी में किसी अच्छे से बड़े होटल में डिनर करते हैं। मम्मी ने कहा, अरे बेटा, क्यों बेकार खर्चा करना। बेकार में क्यों, आफ्टर ऑल अब आप ब्रांडिंग मैनेजर की मम्मी हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है। मौली ने प्यार से अपनी मम्मी के गाल छूते हुए कहा, ठीक है चलो भाई, अब कहाँ मानोगी तुम। मम्मी ने कहा और तैयार होने चली गई। मौली ने भी बढ़िया सी ड्रेस पहनी और दोनों टैक्सी से सेम रॉक होटल पहुंची। अंदर पहुंचने पर एक वेटर ने बड़े आदर से उन्हें एक खाली टेबल पर बैठा दिया और वहां का कैप्टन आकर उनके ऑर्डर की प्रतीक्षा करने लगा। मौली ने कहा, बताओ मम्मी, आप क्या क्या खाओगी। रोज़ तो आप मेरी पसंद का खाना बनाती हो, आज आपकी पसंद का ही खाना खाएंगे। मम्मी तो वैसे ही इतने बड़े होटल में पहली बार आकर थोड़ी झिझक रही थी। ऊपर से ऑर्डर पूछने पर
और हड़बड़ा गई। बोली, अरे मेरी क्या पसंद, मुझे तो सब अच्छा लगता है, तुम देख कर मंगा लो, मैं तो सब खा लेती हूँ। फिर मौली ने अपनी मम्मी की पसंद के छोले भटूरे और अपने लिए एक पिज्ज़ा मंगवाया। उसके बाद टूटी फ्रूटी आइसक्रीम लाने को कहा। मम्मी तो चकित आंखों से होटल की शानदार डेकोरेशन और वहाँ आए लोगों को देख रही थी। वो पहले भी मौली के पापा के साथ जा चुकी थी होटलों में कभी कभी, पर इतने बड़े और शानदार होटल में आने का ये उनका पहला मौका था। दोनों ने डिनर किया, फिर घर आ गई। अब मौली का वर्कलोड और भी बढ़ गया था। ओहदा बढ़ने से जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर मौली को कोई परेशानी नहीं थी। वो तो चाहती ही यही थी कि अपने काम में इतनी डूब जाए कि उसे बीती बातों को याद करने की फुर्सत ही ना मिली। घर पर भी देर रात तक वो अपने लैपटॉप के काम में बिजी रहती। उसकी मम्मी बोलती भी रहती कि अब सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, नींद पूरी नहीं हुई तो सेहत खराब हो जाएगी। पर मौली बोलती, आप सो जाओ मम्मी, आराम से, मेरी चिंता मत करो, मुझे अभी अपनी नींद नहीं बल्कि अपने सपने पूरे करने हैं। उधर समीर का ध्यान अपने काम में कम और इधर उधर की बातों में ज़्यादा रहता था कि कौन सी लड़की नई आई है या कौन उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस सकती है। ऑफिस में सब पर अपनी झूठी शान का रौब दिखाना बस, और इन सब के कारण उसके काम समय पर पूरे नहीं हो पाते थे। उसके बॉस भी उसे कई बार टोक चुके थे समय पर और जिम्मेदारी से अपना काम करने के लिए, पर वो लापरवाही से टाल जाता था। आखिर एक दिन ऑफिस से उसे बर्खास्तगी का नोटिस थमा ही दिया गया। नोटिस मिलते ही बौखला सा गया समीर और सीधे अपने बॉस के पास पहुंचा और कहा, ये क्या है सर, इस तरह अचानक ये नोटिस, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना। बॉस ने कहा कि तुम भी जानती हो कि तुम कितना और कैसे काम कर रहे हो, इसीलिए यही बेहतर है कि तुम अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करो और प्लीज़ यहाँ से जाओ। समीर अपना सा मुँह बना लेकर बाहर निकला। अपमान से उसका चेहरा काला पड़ गया था। ऑफिस में किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी, खास तौर पर मौलिक के सामने तो उसे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। सबसे नजरें चुराता सीधे बाहर निकल गया। मौली भी सब देख समझ रही थी। आज उसके जलते दिल पर जिससे महरम लग गया हो, उसे इतनी शांति मिल रही थी कि बस पूछो ही मत। मौली ने 2 BHK घर भी ले लिया था और एक छोटी सी कार भी ले ली थी जिसमें अपनी मम्मी के साथ सुकून से रह रही थी। आज मौली सोच रही थी कि क्या होता यदि उस समय मम्मी यहाँ आकर मुझे न संभालती तो पता नहीं मैं कब तक उसी घुटन डिप्रेशन में जी रही होती। हिम्मत और लगन से जुटने पर कोई भी बड़े से बड़ा काम पूरा हो सकता है। बस हमें अपने जीवन को एक सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य पर कायम रहने से हर एक मंजिल आसान हो जाती है। मौली अपने काम में निरंतर प्रगति करती जा रही थी और अपनी मेहनत और लगन से JK टेक्सटाइल्स का नाम और काम भी आगे बढ़ाती जा रही थी, जिससे उसके बॉस और कंपनी की बोर्ड टीम भी खुश और संतुष्ट थी और उसके काम को सराहना मिलती रहती थी। ब्रांडिंग के सिलसिले में बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO वगैरह के पास की JK टेक्सटाइल के प्रपोजल लेके मौली को ही भेजा जाता था, क्योंकि ऑनर्स को उस पर पूर्ण विश्वास था कि वो उन्हें अपने प्रपोजल और प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करके ही लौटेगी। एक दिन इसी सिलसिले में मौली सिंघानिया एंटरप्राइजेस के आलीशान ऑफिस में पहुंची। ये एक नामी कंपनी थी शूटिंग शर्टिंग के क्षेत्र में, जिसके कपड़े एक्सपोर्ट भी होते थे और बड़े बड़े स्टार इनके कपड़ों की मॉडलिंग करते थे। इतनी बड़ी कंपनी से डील होना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए मौली अपनी पूरी तैयारी करके गई थी। अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करके उसने पहले ही वहाँ के ओनर्स में से एक रोहित सिंघानिया के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था। सिंघानिया एंटरप्राइजेस की शानदार और पास ऑफिस पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे वेट करने को कहा और इंटरकॉम पर कॉल करके अंदर अपने सर को इन्फॉर्म कर दिया कि मिस मौली शुक्ला आई हैं।
आपसे मिलने की। जीके टेक्सटाइल की ब्रांड मैनेजर अंदर से रिप्लाई आया कि ओके, 5 मिनट बाद उन्हें अंदर भेज देना। आप अंदर जा सकती हैं मैम। रिसेप्शनिस्ट ने मौली से कहा। मौली ने डोर पर नॉक किया और पूछा, मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम इन। अंदर से आवाज़ आई। मौली अंदर गई। अपने ब्लैक कलर के ऑफिशियल सूट और ब्लेजर में एकदम स्मार्ट लग रही थी मौली, और सुंदर तो वो थी ही। इसीलिए जो भी एक नज़र देखता वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। अच्छे व्यक्तित्व के साथ अपने काम के बारे में पूरी जानकारी रखना, यही प्लस पॉइंट थे उसकी सफलता के। अंदर भव्य कैबिन में एक लग्जरी रिवॉल्विंग चेयर पर दरवाजे की तरफ पीट करके पीछे के डिस्प्ले बोर्ड पर देखते हुए रोहित सर ने कहा, वेलकम मिस मौली, प्लीज़ हैव ए सीट। मौली थैंक्स सर कहते हुए सामने की चेयर पर बैठ गई और कहा कि प्लीज़ आप मेरा प्रपोज़ल देख लें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इससे आपकी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, दिखाइए फिर। कहता हुआ चेयर को घुमाता हुआ सामने की ओर मुड़ गया रोहित सिंघानिया, अपने लैपटॉप को खोलते हुए। जैसे ही मौली ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो ज़ोर से बोल पड़ी, ओह रोहित आप? फिर जल्दी से बोली, सॉरी सर। इट्स ओके मिस मौली, मैं तो तुम्हें बाहर बैठे देख कर ही पहचान गया था। ओह, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये रोहित सिंघानिया वही रोहित होगा जो सालों पहले बीकॉम के फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। जब मैंने बीकॉम के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मैं आज तक नहीं भूली हूँ कि कैसे आपने मुझे अपने बाकी क्लासमेट की रैगिंग से बचाया था। कहते हुए मौली ने अब नज़र भर के रोहित को देखा, जो ग्रे कलर का फॉर्मल सूट पहने, आंखों पर गोल्डन फ्रेम की स्पेक्स लगाए अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। मौली ने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। रोहित ने कहा, हाँ भाई, कॉलेज में तो ब्यूटी क्वीन के नाम से फेमस थी तुम। अधिकांश लड़की तुमसे बात करने और मिलने को तरसते थे, पर तुम तो एकदम रिजर्व रहती थी, इसीलिए किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी तुम्हारे पास भटकने की। मौली ने मन में सोचा कि मैं रिजर्व ना रहती तो क्या करती। मुझे फालतू की बातों को छोड़ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था और अपनी माँ की तपस्या को सफल करना था। रोहित ने आगे कहा कि लेकिन अब तुम्हें इस रूप में और इस पोस्ट पर देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम सिर्फ ब्यूटी क्वीन ही नहीं बल्कि ब्यूटी विथ ब्रेन हो। थैंक्स सर, मौली ने कहा तो रोहित ने कहा, नो नो सर नहीं, सिर्फ रोहित तुम्हारा फ्रेंड। ये सुनते ही मौली सिर उठी और उसकी आंखों के सामने समीर का चेहरा आ गया, जब उसने भी ऐसा ही कहा था। और इसी के साथ सारी कड़वी यादों का झोंका आकर उसे गंभीर कर गया। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए और उसने रोहित से कहा, प्लीज़ सर, नाउ वी आर फोकस्ड टू आवर डील। उसमें आए अचानक परिवर्तन को देखकर कुछ हैरान जरूर हुआ रोहित, पर उसने सोचा कि हो सकता है कोई कारण हो। अभी तो पहली मुलाकात ही हुई है, बाद में धीरे धीरे पूछ लूँगा। और उसने ध्यान से मौली के प्रेजेंटेशन पर फोकस किया। वाकई में उसे ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, ओके फाइन मौली, तुम्हारा ये प्रपोज़ल मुझे तो अच्छा लगा, पर पहले मैं इसे बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करूँगा। यदि सबने इसे पास कर दिया तो फिर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। मौली ने कहा, ओके सर, थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। रोहित ने कहा, थोड़ा बैठो तो सही, चाय कॉफ़ी क्या लोगी? नो सर थैंक यू, पर अब मुझे जाना होगा, मौली ने कहा और तीर की तरह कैबिन से बाहर आ गई। मौली रोहित के ऑफिस से सीधे घर आ गई। माँ ने देखा तो पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गई बेटा? मौली ने एक फीकी सी मुस्कान देकर अपने रूम में चली गई। मम्मी ने चाय बनाकर मौली को आवाज़ लगाई, आओ बेटा, चाय बन गई है। साथ में कुछ मठरी और बिस्किट प्लेट मिलाकर टेबल पर रख दिए। मौली धीरे से आकर बैठ गई। उसे चुप सा देख मम्मी ने पूछा, क्या बात है, आज थोड़ी सुस्त लग रही हो? कोई बात नहीं है मम्मी, बस थोड़ी सी थकान हो गई है, मौली ने कहा। वो क्या और कैसे बताती कि अरसे के बाद उसके दिल के जख्म फिर हरे हो गए थे, जिन्हें वो इतने दिनों से बोलने की कोशिश कर रही थी। वही कड़वी यादें फिर से उसके जहन में ताज़ी हो गई थी।
चाय पीकर वो बोली, मम्मी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ थोड़ा, यदि नींद पड़ जाए तो खाने के लिए मुझे मत उठाना, वैसे भी मुझे भूख नहीं लग रही है। फिर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सवेरे मम्मी के उठाने से ही उसकी नींद खुली। उठो बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुनते ही उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 9 बज गए थे। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर तैयार होकर बाहर आई। तब तक मम्मी ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था, गर्मा गर्म आलू के पराठे और जूस। इतनी झंझट क्यों की मम्मी, फालतू में, आपको थकान होगी। चल हट पगली, झंझट काहे की, मुझे तो खुशी मिलती है तुझे अच्छी और नई नई चीज़ें बनाकर खिलाने में। ऊपर से तूने कल रात को कुछ खाया भी नहीं था, तो अभी कम से कम पेट भर नाश्ता तो कर ले, फिर आराम से जाना ऑफिस। मम्मी ने प्यार से कहा। ओके मम्मी, मेरी स्वीट मम्मी कहती हुई मौली ने मम्मी को गले लगाया। फिर फटाफट नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही उसके बॉस का कॉल आया, प्लीज़ कम इन। मौली अंदर गई तो बॉस ने कहा, ए गुड न्यूज़ फॉर यू मिस मौली। यस सर, मौली ने पूछा। बॉस ने कहा कि सिंघानिया एंटरप्राइजेस ने हमारी वो डील फाइनल कर दी और बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है। गुड जॉब मिस मौली, वेल डन। थैंक यू सर, मौली ने कहा। तुम अभी उनके ऑफिस जाकर मिस्टर रोहित सिंघानिया से मिलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाओ, बॉस ने कहा। ओके सर, मौली बोली और बाहर आ गई। वो डील क्रैक होने से खुश तो थी, पर एक अनजाना सा डर भी लग रहा था उसे रोहित से मिलने के नाम से। फिर भी काम तो काम ही था और उसने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना सीखा ही नहीं था। इसीलिए वो रोहित सिंघानिया के ऑफिस पहुंची डील की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने। रोहित उसे देखकर खुश हो गया। वो कॉलेज की जवानी से ही मौली की इंटेलिजेंस से भावित था। वो जब भी डिबेट वगैरह में भाग लेती थी, सामने वाली कंपटीटर की छुट्टी कर देती थी। क्लास में भी टीचर के सवालों के जवाब देने में आगे रहती थी। भले ही बाकी समय वो अपने आप में सिमटी रहती थी और अपनी एक दो फ्रेंड्स के अलावा किसी से मिलना बात करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन जहाँ पर भी पढ़ाई, जानकारी या सिद्धांतों की बात आती थी तो हमेशा आगे रहती थी और उसके इन्हीं गुणों का रोहित हमेशा से कायल था। इसीलिए इतने अरसे बाद मौली को फिर से देख और मिलकर रोहित खुश हो गया था कि जो बात वो उस समय उससे नहीं कह पाया, शायद अब उसे ही कहने का मौका देने ईश्वर ने फिर से मौली को उसके पास भेजा है। ऐसी बात नहीं थी कि इस अरसे के दौरान रोहित और लड़कियों के संपर्क में नहीं आया था। काम के सिलसिले में, पार्टियों में, अपनी कम्युनिटी में कई लड़कियों से उसकी मुलाकात होती रहती थी, पर वो सभी उसे फैशन से रंगी बाहरी अंडरवेयर से सजी तितलियों से ज़्यादा कुछ नहीं लगी। उसने कुछ देर बात करने की उसकी बनावटी अदाओं और निरर्थक बातों से ऊब जाता था और किसी बहाने से उसने पीछा छुड़ाकर निकल जाता था। कोई भी लड़की उसे अपने मन दिमाग के अनुकूल नहीं जमी थी। अब तक जिससे उसका वैचारिक तालमेल बैठा सके। मौली ने रोहित से कहा, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ आप इन फाइल्स पर साइन कर दीजिए ताकि आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकें। यस, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आगे का प्रोसीजर स्टार्ट हो, रोहित ने सामने झुकते हुए मौली की आंखों में सीधी देखते हुए कहा। मौली हड़बड़ा गई, बोली, व्हाट डू यू से सर? रोहित ने कहा, इट्स ओके, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ काम के बारे में बात कर रहा था। फिर उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और मौली अपनी फाइल्स समेट कर थैंक यू सर कहकर जल्दी से बाहर आ गई। अपने ऑफिस की ओर जाते जाते वो सोच रही थी कि आखिर वो रोहित से मिलने में इतना डर सहम क्यों जाती है, जबकि रोहित ने तो कभी कोई गलत हरकत नहीं की उसके साथ, ना तब और ना ही अब। तो फिर क्यों वो उससे बात करने मिलने से कतराती है। उसने अपने बॉस को सारी फाइल्स सौंप दी और घर आ गई। 2 दिन बाद दोपहर में फिर से रोहित का फ़ोन आया मौली के पास कि क्या आज शाम को मिल सकोगी, कैफ़े कॉफ़ी डे में मिलकर बैठोगी, थोड़े गप्पे मारोगी। मैं थक गया हूँ इस
कॉरपोरेटर कल्चर को निभाते निभाते कुछ देर अपनी स्वाभाविक ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। मौली कुछ देर सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दिया जाए या नहीं। फिर यही सोचकर उसने हाँ कर दी कि दोस्त की तरह मिलने में क्या हर्ज है। उसका दिल भी चाह रहा था कि खुलकर किसी से हंसी बोले। लंबे अरसे से वो भी तरस गई थी किसी से नॉर्मल बात करने को। मम्मी से बातें होती थी, पर एक माँ बेटी की बातें और दोस्तों की बातों में तो अंतर होता ही है। और समीर से खाए धोखे के बाद उसने किसी से दोस्ती बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं की। वो तो रोहित के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उस पर विश्वास करने को जी चाह रहा था। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मौली ऑफिस से निकलकर सीधा कैफ़े पहुंच आई। अंदर जाकर देखा तो रोहित पहले ही वहां एक कॉर्नर टेबल पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसके पास जाकर बोली, सॉरी सर, मैं थोड़ी लेट हो गई। रोहित ने कहा, नो नो इट्स ओके, मैं भी बस 5 मिनट पहले ही पहुंचा हूं, प्लीज़ बैठो। और सबसे पहले तो बिहेव लाइक ए फ्रेंड, बगैर बगैर किसी फॉर्मेलिटीज़ के। हम यहाँ दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इसीलिए बिना झिझक आराम से बात करो। मौली भी थोड़ी नॉर्मल हो गई उसकी ये बातें सुनकर। तब तक वेटर ऑर्डर लेने आ गया था। रोहित ने पूछा, बताओ क्या खाओगी? मौली ने कहा, आपको जो भी पसंद हो ऑर्डर कर दी। रोहित ने 2 कोल्ड कॉफ़ी और गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर दे दिया। फिर मौली से पूछा कि बताओ फिर कहाँ रही इतने साल, क्या किया कॉलेज से निकलने के बाद? मौली ने बताया कि बीकॉम के बाद उसने एमबीए किया डिजिटल मार्केटिंग में। फिर यहीं के टेक्सटाइल्स में ही जॉब ज्वाइन कर लिया था। समीर से मिलने और उससे मिली धोखे की बात वो छुपा गई। रोहित ने भी बताया कि वो एमबीए करने अब्रॉड चला गया था और वहाँ से लौटकर फैमिली बिजनेस संभाल रहा है। दोनों ने कॉलेज ज़माने की कुछ बातें भी शेयर की, फिर अपने अपने घर आ गए। आज उन दोनों को अपना दिल दिमाग फूल सा हल्का लग रहा था। मौली गुनगुनाते हुए घर में आई। उसकी मम्मी ने उसे बहुत दिनों बाद खुश देखा तो पूछा, क्या बात है भाई, आज तो बड़े गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, आज वो एक पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो गई थी। अच्छा, हमें भी मिलवाओ कभी उस फ्रेंड से जिससे मिलकर हमारी बेटी हंसने गुनगुनाने लगी है। ओ मम्मी, आप भी ना बस शुरू हो जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस कॉलेज का फ्रेंड है इसीलिए। मौली ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी क्या है और क्या नहीं है ये तो तुम्हारे चेहरे पर ही नज़र आ रहा है। ज़रा जाकर आईने में अपना चेहरा तो देखो, खुद ही समझ जाओगी, मम्मी ने प्यार से कहा। तो मौली भागकर अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके अपने आप को शीशे में निहारने लगी। उसे अपना ही चेहरा अनजाना सा लग रहा था। गालों पर जैसे अबीर बिखरा हुआ था। वो जैसे अपने आप को ही पहचान नहीं पा रही थी कि इतनी खुश, इतनी सुंदर लड़की कौन है। धीरे धीरे रोहित और मौली की मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों ही एक दूसरे के सानिध्य में सुकून महसूस कर रहे थे। आखिर एक दिन रोहित ने प्रपोज कर ही दिया मौली को, मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरा साथ मंजूर है? उसकी इस प्रपोज़ल में कोई दिखावा या बनावट नहीं थी। सिंपल तरीके से उसने अपनी बात रख दी। आज तक कभी भी उसने मौली से अनावश्यक नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई अभद्र व्यवहार किया था जिससे मौली को असहज महसूस हो। रोहित की इसी सादगी भरे व्यवहार ने मौली का दिल पहले ही जीत लिया था, पर वो अपने अतीत की परछाइयों से डरती थी कि कहीं जब रोहित को समीर और उसके संबंधों के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उसकी निर्दोषता को परख पाएगा या उसे भी गलत समझकर ठुकरा देगा। लेकिन जब आज रोहित ने उसे प्रपोज किया तो मौली ने उससे कुछ भी छिपाना उचित नहीं समझा। उसे अपने नए रिश्ते की नींव पर किसी भी गलतफहमी की दीवार उठाना सही नहीं लगा और उसने रोहित से अपने और समीर के बारे में सब सच बता दिया था कि कैसे उससे पहले अपने प्यार में बदली सिर्फ धोखा मिला था। बताते बताते उसका गला भर आया था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। सारा किस्सा
बताकर वो चुप हो गई और अपनी किस्मत का फैसला ईश्वर पर छोड़कर टेबल पर सिर रखकर रोने लगी। रोहित चुपचाप सुनता रहा, फिर प्यार से मौली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने टेंशन में थी। इतने दिनों से अतीत में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। तुमने तो सच्चे दिल से प्यार किया था। अब उस प्यार का सामने वाला नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। जो भी हुआ उसे बीतते हुए कल की तरह भुला दो। जितना याद रखोगी उतना ही दुख मिलेगा, इसलिए अब सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचो। मौली ने कहा, चलो मैं ये सब भुला भी दूँ, पर हमारे बीच स्टेटस का भी तो अंतर है कि आपके परिवार वाले मुझे जैसी मध्यवर्गीय परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। रोहित ने कहा, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी फैमिली ओपन माइंडेड है। वो एक सुंदर सुशील समझदार साथी जहीन तरीन बहू पाकर खुश ही होंगे, और फिर उन्हें मेरी खुशी का भी ख्याल रखना है। तो मैं जिसमें खुश वो भी उसके साथ खुश ही होंगे। बस अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा हाथ मांगने कब चलना है। रोहित ने मौली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मौली शर्मा गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोहित जैसा सभ्य सुसंस्कृत लड़का उसे जीवन साथी के रूप में अपनाने को तैयार है। रोहित ने मौली की माँ से भी बात करके उनकी रजामंदी ले ली और अपने घर वालों को भी इस शादी के लिए मना लिया। दोनों परिवारों को कोई आपत्ति नहीं थी। शुभ मुहूर्त में मौली और रोहित की शादी हो गई। विदाई के समय मौली की माँ की हालत ख़राब हो गई थी। उनके दिल का टुकड़ा जो जा रहा था अलग होकर, फिर किसी तरह अपने मन को समझाया कि आखिर बेटी को तो एक दिन विदा करना ही था, और ये तो उनके लिए खुशी की बात थी कि उनकी प्यारी बेटी इतने अच्छे घर की बहू बनकर जा रही है और उसे इतना प्यार करने वाला, उसे समझने वाला जीवन साथी मिला है। धूमधाम से बहू का गृह प्रवेश करवाया गया। रोहित के घर में दिन भर सारी रस्में चली। फिर शाम से ही शानदार पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा घर फूलों और रंगीन झालरों से सजा हुआ था। झूमर, बंधनवार सभी लगे थे। पूरे रास्ते पर रेड कारपेट बिछाया गया था, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलकर मुख्य स्टेज तक पहुँचे। उनके आगे आगे सजी धजी लड़कियां उन दोनों पर फूल बरसाती चल रही थी। एक किनारे स्टेज पर आर्केस्ट्रा वाले बैठे थे जो मधुर धुनें बजा रहे थे। उनके लिए बने भव्य स्टेज पर शानदार सिंहासन रखे हुए थे। पीछे लगे पर्दों पर फूलों और पत्तियों से रोहित बिट्स मौली लिखा हुआ था। जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंची, वैसे ही चारों तरफ लगी आतिशबाजी चलने लगी। पूरा स्टेज रोशनी से नहा गया। फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मौली के लिए इतनी चकाचौंध और इतनी भव्यता नई बात थी। वो बीच बीच में थोड़ा सहम जाती या नर्वस होने लगती तो रोहित उसका हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से ही उसे आश्वस्त कर देता था। सभी मेहमान स्टेज पर आकर वर वधू को आशीर्वाद देकर कीमती उपहार भी दिए जा रहे थे। आखिर सिंघानिया परिवार के बेटे की शादी थी, जो कि शहर के नामी गिरामी रईसों में गिने जाते थे। लॉन में एक तरफ तरह तरह के खाने से भरी हुई टेबलें सजी हुई थी, जिसमें कई तरह के व्यंजनों जैसे पंजाबी, साउथ इंडियन के साथ साथ चाइनीज और इंटर कॉन्टिनेंटल फूड भी शामिल थे। सभी लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। लगदग वर्दी में वेटर्स ट्रे में सबको ड्रिंक्स और स्टार्टर्स सर्व कर रहे थे। देर रात तक पार्टी चली। रोहित और मौली भी रस्में निभाते निभाते थक कर चूर हो गए थे, जल्दी सो ही गए। सवेरे नाश्ते की टेबल पर रोहित के परिवार ने नई बहू का स्वागत किया। परिवार में रोहित के माता पिता, चाचा चाची, एक छोटी बहन पिंकी और चाचा जी का एक बेटा बबलू जो 10 साल का था शामिल थे। सभी सदस्यों में आपस में बहुत स्नेह था। सब मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख बांट लेते थे।
सबने मौली को भी भरपूर प्यार और सम्मान दिया। मौली तो निहाल ही हो गई। इतना भरा पूरा परिवार पाके ऊपर से रोहित के प्यार ने तो उसके दिन सुनहरे और रातें रेशम बना दी थी। जब माँ से मिलने गई तो वो भी मौली को इतना खुश और संतुष्ट देखकर तृप्त हो गई। उन्हें लगा कि अब मौली के जीवन में दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ते जा रहे थे। उनके विवाह को 6 महीने बीत गए थे। देखते ही देखते मौली भी रोहित के साथ ही उसके ऑफिस जाती थी और सिंघानिया इंटरप्राइजेस की मार्केटिंग का काम खुद अपनी देख रेख में करवाती थी। उसके अनुभव और मेहनत का फ़ायदा भी कंपनी को मिलने लगा था। वो मार्केटिंग हेड के कैबिन में बैठती थी। तभी एक दिन समीर भटकता हुआ रोहित के ऑफिस आ पहुंचा काम की तलाश में। इस समय के दौरान उसे छोटी मोटी कंपनियों में 1-2 जॉब मिली भी थी, पर वो कहीं टिक नहीं पाया और अब सिंघानियास के ऑफिस पहुंच गया था। उसने अपने रिज्यूमे रिसेप्शनिस्ट के हाथों अंदर भिजवाया और बाहर सोफे पर बैठकर वेट करने लगा, क्योंकि रोहित मीटिंग में बिजी था। मीटिंग ख़त्म होने पर उसने देखा और पढ़ा तो उसे लगा कि ये एक काबिल व्यक्ति है, साथ ही अनुभवी भी। हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने को कहा कि मिस्टर समीर को अंदर भेज दिए। मे आई कम इन सर? समीर ने पूछा। यस कम इन, रोहित ने बुलाया। प्लीज़ हैव ए सीट। समीर सामने की सीट पर बैठ गया। रोहित के शानदार व्यक्तित्व और कीमती कपड़ों के सामने समीर का व्यक्तित्व और भी बौना लग रहा था। कहते हैं ना कि मन का कलसा चेहरे पर भी झलक ही जाता है और विचारों की क्षुद्रता आपका आत्मविश्वास भी कमज़ोर कर देती है। ठीक यही समीर के साथ हो रहा था। काबिल व अनुभवी होते हुए भी उसकी सोच उसे सकुचाने पर मजबूर कर रही थी। रोहित ने उससे कुछ सवाल पूछे और उसके आइडियाज़ सुने तो उसे लगा कि ये इस जॉब के लिए परफेक्ट है। उसने समीर से कहा कि ओके, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। आप कल आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समीर ने खड़े होकर रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा और खुशी खुशी बाहर आया। मौली ने रोहित को समीर के बारे में बताया जरूर था, पर रोहित ने उसे देखा तो नहीं था, ना तो कैसे पहचानता। ऐसे ही समीर को भी ये नहीं पता था कि जिसके दर पर वो नौकरी के लिए आया है वही रोहित मौली का पति है। नीति का अब अजब खेल, गजब रंग। समीर और रोहित अब एक दूसरे से अनजान थे और अभी तक समीर और मौली ने भी यहाँ एक दूसरे को नहीं देखा था। समीर अपना काम अच्छे से कर रहा था, क्योंकि जेके टेक्सटाइल से निकल जाने के बाद उसे छोटी छोटी कंपनियों में धक्के खाने के बाद पहली बार बड़ी कंपनी में काम करके अपने आप को साबित करने का मौका मिला था और वह इस मौके को पूरी तरह से निभाना चाहता था। रोहित भी उसके काम करने के तरीके से खुश था। तभी एक दिन रोहित ने समीर को अपने कैबिन में बुलाया काम के सिलसिले में। समीर ने दरवाजे से पूछा, मे आई कम इन सर? यस कम इन प्लीज़, रोहित ने कहा। समीर अंदर गया तो रोहित ने कहा कि समीर, मैं आपको अपने मार्केटिंग हेड से मिलवाना चाहता हूँ, ताकि आप दोनों मिलकर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएं और अपने आइडियाज़ आपस में शेयर करके कंपनी के फ़ायदे के लिए नए कैंपेन बनाएं। मिस्टर समीर, ये है हमारी मार्केटिंग हेड मिसेस मौली सिंघानिया, और ये हैं हमारी एचआर मिस्टर समीर। मौली और समीर ने एक दूसरे का नाम सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा तो चौंक गए और रोहित के सामने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर आए भावों को नियंत्रित करके एक दूसरे से हाथ मिलाया, जैसे कि वो अभी पहली बार मिल रहे हों। हालांकि रोहित ने मौली के चेहरे की उड़ती रंगत पर गौर कर लिया था, पर कुछ कहा नहीं। बस इतना ही कहा कि उम्मीद करता हूँ
तुम दोनों के आपसी तालमेल से कंपनी का बिजनेस और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। समीर ने किसी तरह से कहा, ओके सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और जल्दी से मौली से नजरें चुराते हुए बाहर आ गया। मौली भी उस समय शॉक्ड रह गई थी और समीर से कुछ भी नहीं कह पाई और आकर अपने कैबिन में बैठ गई। ऑफिस से रोहित और मौली दोनों एक साथ घर आए। डिनर के बाद रात को रोहित ने मौली से पूछा, क्या बात है जानू, आज तुम कुछ उखड़ी सी नज़र आ रही हो। ऑफिस में भी मैंने देखा था कि समीर से मिलते वक्त तुम नॉर्मल नहीं थी और वो भी कुछ सहमा सा था। आखिर मामला क्या है? कहीं ये वही समीर तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था। अब मौली चुप ना रह सकी और रोती हुई उसने रोहित से कहा कि हाँ, ये वही समीर है। ऑफिस में अचानक उसे देखकर मैं चौंक गई थी और कुछ कह नहीं पाई आपसे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। पहले तो ये रोना बंद करो। तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों से बहती ये मोती अच्छी नहीं लगती। इन्हें संभाल कर पलकों में बंद करके रखो। मलिकाए आलिया, रोहित ने प्यार से उसे संभालते हुए कहा। तो उसका ये शायराना अंदाज देखकर मौली रोते रोते भी हंस पड़ी। उसने रोहित से पूछा कि समीर कितने दिनों से यहाँ काम कर रहा है। रोहित ने बताया कि तकरीबन 15 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन तुम दोनों के अलग अलग फील्ड में निकल जाने के कारण ही शायद अब तक भेंट नहीं हो पाई थी। एक ही ऑफिस में होने के बावजूद दोनों ने आपस में डिस्कस करके तय किया कि कुछ दिन देखते हैं समीर का रवैया क्या रहता है। मौली को देखने और ये जानने के बाद कि वो रोहित की पत्नी है, उसके बाद की कोई निर्णय लेंगे उसके संबंध में, क्योंकि एकदम से तो उसे नौकरी से निकाल नहीं सकती। साथ ही ये भी डिसाइड किया कि समीर पर ये राज भी जारी नहीं होने देंगे कि रोहित उसके और मौली के बारे में पहले से जानता है। इधर समीर पहले तो मौली को बॉस की वाइफ के रूप में देखकर सहम और चौंक गया था, लेकिन फिर घर आने के बाद फिर से उसका धूर्त और साथे दिमाग चलने लगा। उसे लगा ये तो जैसे उसे सोने की मुर्गी हाथ लग गई। मौली के रूप में वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक की पत्नी है, तो ये तो नहीं चाहेगी कि उसके पति को उसके कड़वे अतीत के बारे में पता चले। बस इसी बात पर उसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा ऐंठा जा सकता है। अपनी यही कलुषित योजनाएं बनाते हुए वो सो गया। समीर ने दूसरे ही दिन से अपनी कुटिल योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने मौली से मिलकर उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने की सोची। उसके ख्याल से लड़कियां अपना पहला प्यार नहीं भूल सकती, इसीलिए यदि मैं 2-3 बार मौली से मिलकर उससे पहले प्यार की बातें और यादें ताज़ा करूँगा तो वो पिघल ही जाएगी और मेरे चक्कर में फिर से फंस जाएगी। यही सोचकर उसने मौली को फ़ोन किया। अब साथ में काम करने के लिए उसे मौली का नंबर मिल चुका था। मौली ने फ़ोन उठाया तो समीर की आवाज़ सुन वो सिहर उठी। मुश्किल से हेलो कहा। क्या काम है? पूछा समीर ने बड़े स्टाइल से कहा। ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बोल रही हो मौली? क्या सच में तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हमने कितने हसीन पल साथ में गुजारे हैं, क्या तुम वो सब भूल गई? एक झटके में मौली के सामने वो बीता वक्त सिनेमा की रील की तरह गुजर गया और उससे मिला धोखा और दर्द भी याद आ गया और वो समीर के प्रति नफरत से भर गई। उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब फालतू की बातें करने की? जानते नहीं हो क्या तुम किससे बात कर रहे हो? मिसेस मौली रोहित सिंघानिया से। इसीलिए अपनी औकात में रहकर बात करो और आइंदा कभी मुझे फ़ोन करने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर मौली ने फ़ोन कट कर दिया। समीर पहले तो ठगा सा रह गया। उसकी डांट सुनकर उसने मौली से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। फिर वो तिलमिलाते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगा, कल की छोकरी मुझे औकात दिखाती है। इस मिसेस सिंघानिया को तो घुटनों पे ना ला दिया तो मेरा नाम भी समीर नहीं। अभी तो जानती नहीं है मेरी औकात कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखती जाओ तुम। समीर ने अब दूसरा प्लान सोचा और एक दिन मौली के कैबिन में उसकी टेबल पर एक लिफाफा रख कर गया। जब मौली अपनी टेबल पर बैठी तो उसे सामने ही वो लिफाफा देखा।
उसने किसी काम से संबंधित होगा सोचकर वो लिफाफा खोला तो उसमें 3-4 लव लेटर जो उसी ने समीर को लिखे थे और 2 फोटो निकले जिसमें वो और समीर एक दूसरे की गले में बाहें डाले मुस्कुरा रहे थे। गुस्से और पीड़ा से उसके हाथ कांपने लगे और लिफाफा उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसमें से एक पत्र और निकला जिसमें समीर ने लिखा था, पहले प्यार की ये प्रेम भरी यादें कैसी लगी। ये सब रोहित को भी भेज देता हूँ, शायद उसे भी पसंद आएंगी। तुम्हारा पहला आशिक। और यदि चाहती हो कि ये राज रोहित के सामने ना खुले तो बस मेरी डिमांड पूरी करती जाओ और तुम भली पतिव्रता पत्नी ही बनी रहोगी रोहित की नज़रों में, और सिंघानिया परिवार भी अपनी आदर्श बहू का भ्रम पाले रहेगा। समीर की इतनी चीप और घटिया हरकत से मौली का खून खौल उठा और वो सीधा रोहित के कैबिन में गई। उसे इस हरकत के बारे में सब बता दिया। रोहित भी बहुत नाराज़ हुआ और तुरंत उसने अपने दोस्त अविनाश, जो कि एक सब इंस्पेक्टर था, उसे फ़ोन करके सब हाल बताया। साथ ही कहा कि उसके खिलाफ गुपचुप तरीके से एक्शन लेना ताकि मीडिया वालों को कुछ भनक ना लगे और मेरे परिवार वालों के सामने भी मौली की छवि खराब ना हो, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। रोहित की ये बात सुनकर मौली रोहित के प्रति और भी प्यार और गर्व से भर गई। अविनाश ने कहा, ठीक है यार, तू चिंता मत कर, ये तो हम पुलिस वालों के बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कई ब्लैकमेलर को हमने जेल की हवा खिलाई है। अविनाश की बताई योजना के अनुसार मौली ने समीर को फ़ोन किया। हेलो समीर, क्या तुम कल शाम को मुझसे जेबी गार्डन में मिल सकते हो? प्लीज़ रोहित को वो सब लेटर फोटो मत भेजना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। समीर तो मानो बिल्लियों सा उछलने लगा। उसकी प्लानिंग कामयाब जो होने जा रही थी। उसने मन में सोचा, अब आई ना लाइन पे, मुझसे उड़ने चली थी। समीर तो उड़ती चिड़िया के पर कतरने में माहिर है, तो ये मौली क्या चीज़ है। पर प्रत्यक्ष में बोला, क्यों नहीं जाने मन, नाचीज हाजिर हो जाएगा कल शाम को। फिर मन के लड्डू खाती उसकी रात गुजरी। दूसरे दिन ऑफिस में भी रोहित ने इन सब से अनजान बने रहने का नाटक करते हुए समीर से सामान्य काम काज की ही बातें की। समीर को जरा भी भनक नहीं लगी कि इसके मन में क्या चल रहा है। शाम को ऑफिस से निकलते ही समीर खुशी खुशी गार्डन में पहुंचा और मौली को फ़ोन किया कि कहाँ पर हो। मौली ने कहा, मैं तो कब से यहाँ आ गई हूँ, और गार्डन के किनारे जो छोटी छोटी हट बनी हुई है ना, उसी में एक परिंदा हट में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। समीर खुशी से गुनगुनाते हुए हट में पहुँचा, जो कि घास फूस से बनाई हुई थी, जिसके अंदर पेड़ के तने को ही काट कर उसे टेबल और बेंच का रूप दे दिया गया था। सभी हट को अलग अलग नाम भी दिए गए थे, जैसे तितली, फूल, परिंदे आदि। उसी में एक परिंदे हट के अंदर मौली बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। समीर अंदर पहुंचा। आओ समीर बैठो। मौली ने मन में नफरत से उबलने पर ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, हाय जान, आखिर मेरे प्यार ने तुम्हें मजबूर कर ही दिया मुझसे मिलने को। समीर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मौली ने घृणा को जब्त करते हुए कहा कि साफ साफ कहो कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि तुम्हारे सच्चे प्यार का नमूना तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। विद्रुप से होंठ टेढ़े करते हुए मौली ने कहा। समीर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, ओह जान, तुम्हें तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर मेरी इस प्यार की कीमत ही चुका दो। मेरे प्यार का मुझे कुछ तो सिला मिले। मौली ने बिस्तरसला से कहा। आ गए ना तुम अपनी असली रूप में, कीमत बोलो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। समीर ने कहा, चिल माय डियर, कौन मूर्ख होगा जो सोने की चिड़िया को एक बार में आज़ाद कर देगा। यदि ये राज रोहित के सामने खुलने से बचना है तो हर महीने मुझे बस 5 लाख की छोटी सी रकम दे दी करना। फिर तुम अपने घर परिवार में खुश और मैं अपने घर में खुश। क्या कहा, 5 लाख? पागल हो गए हो क्या? 5 लाख छोटी रकम होती है क्या? मौली ने कहा। सिंघानियास परिवार की बहू के लिए तो ये रकम सागर की एक बूंद की तरह है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। समीर ने धूर्त अंदाज में कहा। बहू से बाद में बात करना, पहले सिंघानिया परिवार के बेटे से तो बात कर लो। हट के अंदर आते हुए रोहित ने जोर से कहा तो समीर चौंक कर खड़ा हो गया।
उसने लड़खड़ाती जुबान में पूछा, रोहित तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुमने क्या सोचा कि मेरी बीवी को तुम जैसे जलील आदमी डरा धमका देगा और मैं चुपचाप देखता रहूँगा? रोहित ने गुस्से से कहा। तो क्या तुम्हें सब कुछ मालूम था हमारे बारे में? समीर ने आश्चर्य से पूछा। रोहित ने कहा, हाँ, शादी के पहले ही मौली ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन मैं मौली से सच्चा प्यार करता था और तुम जैसे कमीने की किए की सज़ा मैं उसे क्यों देता? इसीलिए मैंने सब जानने के बावजूद भी उससे शादी की। समीर को अपनी योजनाओं पर पानी फेरते नजर आया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी दांव खेलते हुए कहा कि ठीक है, तुम सब कुछ जानते हो, पर तुम्हारे परिवार वालों को तो ये पता नहीं ना कि उनकी बहू क्या गुल खिला चुकी है शादी से पहले। तो यदि मैं ये लेटर और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूँ तो सिंघानियास परिवार की इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इसीलिए यदि अपना रसूख और नाम बनाए रखना चाहते हो तो मेरी डिमांड पूरी करो। सातिराना मुस्कान के साथ समीर ने कहा, ज़रूर ज़रूर, अभी तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करेंगे। समीर साहब जरा हमारे साथ चलिए तो सही। तभी अविनाश ने सादे कपड़ों में 2 और सिपाहियों के साथ एंट्री करते हुए कहा। समीर ने पलटकर देखा तो सिविल ड्रेस के कारण पहचान नहीं पाया पुलिस वालों को और पूछने लगा, ये क्या बकवास है? कौन हो तुम लोग? अभी सब पता चलेगा बच्चों। अविनाश ने समीर को अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो। हथकड़ी लगाकर हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती। अरे आखिर मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? ऐसे आप किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं कर सकती। समीर ने किसी तरह हिम्मत बटोरते हुए कहा, यू ब्लेडी ब्लैकमेलर, अभी बताता हूँ तुम्हारा कसूर। अविनाश ने कहा, क्या सबूत है? सबूत? लो सुनो। अविनाश ने उसकी अभी की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुना दी। सुनते ही समीर के हाथ पांव ढीले पड़ गए। सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। मौली ने समीर से कहा कि मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने तो उस प्यार को एक खेल बना दिया और आज देख लो, जिंदगी की इस खेल में मात तुम्हारी ही है। पुलिस समीर को ले गई अपने साथ। रोहित ने मौली का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, चलो चलें अपने घर। मौली ने भी प्यार और आभार प्रकट करती नज़रों से रोहित को देखा और साथ चल दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर करें।